ये रिकॉर्ड भी हो रहा है पर हमने एक क्लास की थी डिफरेंशिएशन के ऊपर, सही है। ओके, आई थिंक थिंग्स आर स्टेबल नाउ। हमने जो है वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था बट वो क्लास दूसरी नहीं हो पाई थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन। डिफरेंशिएशन क्या था? हमने कहा था डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, सही है। क्योंकि कर्व जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, कभी वो नीचे जा रहा होता है, कभी ऊपर जा रहा होता है, तो ग्रेडियंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, कभी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कभी अपवर्ड स्लोपिंग है। तो किसी भी कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं, सही है। डिफरेंशिएशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि जिस भी वेरिएबल को आपने डिफरेंशिएट करना है वो न्यूमरेटर में मौजूद हो आपके पास। डिनोमिनेटर में अभी हमें डिफरेंशिएशन नहीं आती, वो A2 में सीखते हैं, सही है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन की डेरिवेशन थी, ये आज की क्लास के एंड पे प्रॉब्ली होगी। अभी पहले जो है हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन पढ़े थे। क्या क्या रूल्स में पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर एक्स पावर एन हो, कोई कोई टर्म है आपके पास एक्स पावर एन, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पावर को नीचे लाते हैं और एक पावर को कम कर देते हैं, सही है। अब उस डिफरेंशिएशन को या तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे कहेंगे, या एफ बार ऑफ एक्स भी कहते हैं, सही है। दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, ओके। फिर अगर कोई कोफिशेंट है तो वो अपनी जगह पे ही रहता है, ये भी पढ़ा था। अगर ए एक्स वाली टर्म है तो वो ए बन गई है, वो कैसे बनी है कि इसकी पावर 1 थी, जब 1 नीचे आया और 1 माइनस 1 हो गया तो ये एक्स पावर 0 बन गया, एक्स पावर 0 गायब हो गया। बेसिकली रूल अभी भी वही अप्लाई हुआ है जो पहले मैं कर रहा था, सही है। इसमें कोई डिफरेंस, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने ये याद कराने के लिए कि भाई ए एक्स वाली टर्म है तो वो डिफ्रेंशिएट होके ए बन जाती है। और कांस्टेंट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, सही है। अच्छा, ये वाला रूल अभी मैं बाद में किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं रिकॉल करवाता हूँ कि इस रूल में मैंने क्या सिखाया था। ये हमने सारे डिफरेंशिएट करके देखे थे, ये भी डिफरेंशिएट करके देखा था, सही है। सारी टर्म्स को डिफरेंशिएट करके देखा था। हमने कहा था जब तक अलग अलग टर्म्स नहीं होती तब तक हम डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाते, सही है। फिर ये भी करके देखा था, ये दूसरा वाला रूल है, सही। इसमें क्या सीखा था कि अगर कोई ब्रैकेट हो जिस पे होल पावर लगी हुई हो, अगर कोई ब्रैकेट है जिस पे होल पावर लगी हुई है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि आप पावर को नीचे लाएं, एक पावर कम करें और ब्रैकेट को पहले एज इट इज रहने दें। भाई अंदर देखो एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3x माइनस 2 ही लिखा रह गया था। फिर मल्टीप्लाई करना होता है बाहर, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म्स नहीं डिफरेंशिएट हुई होती हैं, उनको डिफरेंशिएट करके बाहर मल्टीप्लाई करना होता है। ये रूल याद रखना है, सही है। मैंने आपको बताया था कि कुछ किताबों में आप देखेंगे तो इसको चेन रूल भी कहा जाता है, सही है। मैं अभी चेन रूल नहीं कह रहा क्योंकि आगे मुझे किसी और चीज़ को चेन रूल कहना है, सही है। और भी तरीके होते हैं इस रूल को समझने के। इफ़ यू आर लुकिंग एट अ वीडियो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज कि भाई जो है वो सर ये आपने सिखाया ही नहीं, मैंने जो तरीका सिखाया है उससे सॉल्व हो जाएगा, सही है। और भी तरीके होते हैं सीखने के, ओके। फिर से न्यूमरेटर में लाया था मैंने, डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाया था, सही है। ओके, फिर हमने कहा था कि अगर इसी डी वाई बाई डी एक्स में एक्स की कोई वैल्यू लगा दी जाए तो हमें प्रिसाइसली उस पॉइंट का ग्रेडियंट दे देता है, सही है। जैसे इस केस में मैंने द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 4, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स में क्या वैल्यू लगा दी है? एक्स की वैल्यू 4 लगा दी है, सही है। तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या आ गया है? हाफ। हमने सीखा था कि भाई इस तरह हम ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करके देखे थे जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन रही थी, सही है। तो अब क्या डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएशन, ये क्यों ऐसे हो रहा है भाई? भैया डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। अच्छा, फिर ये एक मुश्किल एग्जांपल मैंने करके दिखाई थी, रिकॉल कर लीजिएगा इसको बाद में अगर चाहें तो, सही है।
आज हमारे डिफरेंशिएशन की पहली एप्लीकेशन है सही है कि भाई डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे आपके लिए जो है वो एक कुछ नोट्स पेस्ट कर रहा हूँ, आप वो कॉपी कर लें एंड देन आई विल एक्सप्लेन दोज नोट्स टू यू। ये पहले लिख लो जल्दी से। अच्छा, हम नेक्स्ट वीक से जो है वो क्लासेस को थोड़ा सा लंबा करेंगे सही है। वी विल स्टार्ट एट 4 इंस्टेड ऑफ 4:30 सही है। तो क्लास होगी 4 से 5:45 सही है। तो तकरीबन 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बस फर्स्ट ऑफ मार्च इज़ रमज़ान, तो वहाँ पे टाइमिंग्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, उससे उसके लिए बेहतर है हम पहले से कॉम्पनसेट करते हैं। सही है क्या? टेंशन हो गई अभी से, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। मैं S1 भी पढ़ना है बेटा, अभी तो P1 ख़त्म होने को आया है। अभी तो 2 हफ्ते लगेंगे P1 को ख़त्म करने के लिए, फिर S1 शुरू करेंगे। अच्छा, S1 की किताबों के लिए मैं एक वो फॉर्म सर्कुलेट करूँगा सही है। इफ़ यू वांट टू यूज़ द PDF आई एम फाइन विद दैट, लेकिन अगर प्रिंटेड चाहिए तो वो फॉर्म फिल कर देना, तो मैं प्रिंट करा के फिर रखवा दूँगा काउंटर पे। ओके, वो सेट है 2000 का, उसमें भी एक वॉल्यूम है टॉपिकल और एक ईयरली के पेपर्स हैं। जल्दी से लिखो और मुझे बताओ।
थोड़ा जल्दी जल्दी। भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पहली एप्लीकेशन है। क्या लिखा है ऊपर? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट का वर्ड आपने पहले ओ लेवल मैथ में भी देखा हुआ है, सही है। उसमें अभी हमने क्वाड्रेटिक्स में भी देखा था। तो अभी आपने डिस्टिंग्विश थोड़ा सा करना होगा कि भाई कब क्वाड्रेटिक्स का सवाल है और कब इसका है। क्वाड्रेटिक्स के सवाल में क्या होता था, वो रूट्स की बात करता था। और हमने जनरली ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक्स का सवाल तब होगा जब उसमें वाई और एक्स के साथ कोई एक और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हुआ हुआ, सी लिखा हुआ, के लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ, सही है। कुछ क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, सही है। तो अक्सर वो मार्किंग स्कीम्स में आपको नजर आएगा और दो अल्टरनेट मेथड्स दिए हुए होते हैं, सही। अभी फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंड में आपको पता चलेगा तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि भाई ये डिफरेंशिएशन के सवाल होता है, सही। मैंने कहा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग dy by dx you are actually finding the gradient of the tangent to the curve at a particular point। तो जिसको हम पहले ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कह रहे थे, तो एक्चुअली क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और ये ऐसे क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो सुनेंगे हम बाद में, सही है। कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो ये जो आपने ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे वैल्यू निकाल के बताई थी कि आपने x की वैल्यू 4 लगाई थी और आपके पास आंसर जो है वो हाफ आ गया था। तो वो आप मुझे क्या कैलकुलेट करके दिखा रहे थे, दैट हाफ वाज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व था, सही है। यानी कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाए तो वो यूं ऊपर जा रही होगी, उसका ग्रेडियंट जो होगा वो हाफ होगा, सही। अच्छा, फिर अब अगर ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है, तो नीचे पूछें, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यू माइट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फॉर दिस यूज द फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं कि इक्वेशन बनाने के लिए एक ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट। तो अब ग्रेडियंट कहाँ से आया करेगा, ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन से आएगा हमारे पास। पॉइंट हमें पता होगा तभी हम ग्रेडियंट भी निकाल रहे होंगे, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, सही है। तो हम अक्सर जो है वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे होंगे। तो अब याद रखना है कि जहाँ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का सवाल है वो जो है वो डिफरेंशिएशन का सवाल है। जहाँ फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी और के और समथिंग लाइक दैट, तो क्वाड्रेटिक्स का सवाल है फिर, सही है। जहाँ इक्वेशंस बनाने को बोलूँ या इक्वेशन की बात की हुई हो, वो डिफरेंशिएशन का सवाल हुआ करेगा, सही है। फिर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज जस्ट अ लाइन दैट्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाई है उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी बनाई जा सकती है। तो जितनी टेंजेंट्स होंगी उतनी नॉर्मल्स भी बन सकती हैं। नॉर्मल के लिए सिर्फ एक चीज़ क्या चेंज करनी है, ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है। आप निकाल लें पहले ग्रेडियंट, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें उसको, आगे सारी कहानी वही है, सही है। कि इक्वेशन उसकी भी उसी तरह बनेगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सही है। क्या कहते हैं पहला सवाल, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। तो मुझे पता चल गया कि डिफरेंशिएशन का सवाल है, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकालने को का है। तो पहले मैंने कहा कि भाई देखो डिफरेंशिएशन इस हालत में पॉसिबल है या नहीं है। नहीं, पहले टर्म्स अलग अलग करनी पड़ेंगी, ब्रैकेट खोलना पड़ता है, सही है। तो ब्रैकेट को खोल देते हैं, पहले मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं 2x स्क्वायर इंटू एक्स कर रहा हूँ, तो 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस 3x, ओके, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब आपको पता चल गया कि भाई ये डिफरेंशिएशन का सवाल है, तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने डिफरेंशिएशन सही से करनी है। क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन बताओ? पावर नीचे आएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x स्क्वायर, सही है, एक पावर कम भी हो जाएगी। 2 नीचे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 3x की -3, x गायब हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर 0 हो जाएगी, अभी पावर उसकी 1 है। ओके, डिफरेंशिएशन हो गई। क्या करना था हमें? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकालना था। तो dy बाई डी एक्स एट वॉट पॉइंट, पॉइंट 1 है, थर्टीन। ओके, फिर दूसरे वाले में क्या है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मुझे पता है इक्वेशन के लिए ग्रेडियंट चाहिए होगा, ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंशिएशन से ही निकलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? x 1x की डिफरेंशिएशन जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ये -2 क्या चीज़ है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है भाई। मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 m x माइनस x1। और ये ना देखो, इक्वेशन में होगी ना ग्रेडियंट तो x पे डिपेंडेंट होता है। A2 में जाके तुम ऐसी डिफरेंशिएशन सीखोगे जिसमें y भी आएगा फिर, सही है। ये फार्मूला सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए होता है और टेंजेंट्स और नॉर्मल्स दोनों स्ट्रेट लाइन होती हैं, इसलिए काम चल रहा है, सही है। चलिए आगे, बात क्लियर है, सिंपल सी अभी, सही है। मैंने क्वेश्चन सिंपल रखे हैं, कहीं कहीं आपको ये सिंपल वाले पार्ट्स भी नजर आएंगे, 2 मार्क का पार्ट होगा, सही है। लेकिन अभी आगे क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेटेड भी करते हैं। अगले वाले में बताओ अब क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो हमें पता चल गया नॉर्मल भी है सवाल में, तो भी ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। तो पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? पहला काम मुझे ये करना चाहिए कि मुझे जो है वो डिफरेंशिएशन सही से करनी। बताओ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अभी करने के लिए मुझे इसको पावर में लाना पड़ेगा पहले। करो डिफरेंशिएशन, बताओ। हाफ नीचे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा और एक पावर कम हो जाएगी, 0। तो 2x पावर माइनस हाफ हो गया dy बाई डी एक्स। अब बता दो आगे क्या करना है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन बनाने के लिए ग्रेडियंट चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा। 16 को इस्तेमाल कर लेते हैं पहले, 1 मिनट डिलाई, मैं पहले 16 को इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर जो नंबर आए फिर तो मुझे बताना कि क्या आया है भाई।
ये आ रहा है मेरे पास हाफ बनेगा, तो क्या ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। प्लीज आपने भी एग्जाम में एग्जामिनर को सही से वर्किंग इसी तरह करके दिखानी है। आपने रैंडमली हर जगह नंबर कैलकुलेट कर करके छोड़ दिए, गलत आ गया आंसर, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता चल रहा आपने क्या किया हुआ है। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाएगा वो, आप मेंशन करें कि भाई ये ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आपने कैलकुलेट किया, तो आपको वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे अगर गलत भी आया तो। नज़र आ रहे हैं आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल किया हुआ है, तो ये मेथड का मार्क हो जाता है एक। फिर क्या करना है इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस वाई वन एम, y नहीं पता भाई तो निकाल सकते हो y, ये रहा कर्व, कर्व में लगा लो भाई, जहाँ पे y नज़र आ रहा है वहाँ पे लगा लो। 23 बन रहा है मेरे ख्याल से, तो y माइनस 23 माइनस 2x माइनस 16, सही है। टेक्निकली यहाँ तक भी छोड़ें तो सही आंसर होता है। कभी कभार वो कहता है शो योर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी या प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो हम कर देते हैं सिंप्लीफाई, वरना अक्सर यहीं पे पूरे मार्क्स मिल चुके होते हैं आपको। सही है, बेसिक आइडिया समझ आया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। अब असल चैलेंज क्या होता है पास पेपर्स का, कि वो एग्जामिनर जो है वो अक्सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो क्वेश्चन नहीं देता, उसको इसी के साथ मर्ज कर देता है, वो इक्वेशंस इंटरसेक्शन पॉइंट्स एरियाज वो सब कुछ इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। तो आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स अभी निकलवाएगा, आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। नहीं, हाँ ये वाला पॉइंट है। अब देखो, दिस इज द, हर टेंजेंट और नॉर्मल एट द पॉइंट कहीं होती है, तो अब वो इसी पॉइंट की बात हो रही है, तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट भी है, इसी पॉइंट पे नॉर्मल, सही है। अलग अलग पॉइंट पे भी आएंगे अगले क्वेश्चन। वेब तुमने अभी ज्वाइन किया है, तुम पहले तो नहीं थे ना क्लासेस में, पहले पढ़ा हुआ है मैथ्स। मुझे आवाज़ नहीं आएगी, चैट पे लिख के बताना। चलिए जी, देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में क्या कुछ क्या हुआ, हो गया। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। A curve has equation this. The normal to the curve at the point this meets the y-axis at the point P. Find the coordinates of P. काफी लंबा सवाल है ना, लेकिन तुम्हें पता चल गया डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे नॉर्मल का वर्ड। तो पहले तुम काम ये करो कि तुम पहले डिफरेंशिएशन कर लो भाई, सही है। पहले हम डिफरेंशिएशन सही कर लेते हैं, 2 मार्क्स हमें वहीं पे मिल जाएंगे, सही है। पहले मैं पावर्स के ऊपर लेकर आया, इसको भी 4x पावर हाफ लिख लो। अब सोचते हैं फौज आगे क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन मैंने कर ली। वो कह रहा है द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट मीट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी, यानी कोई लाइन नॉर्मल जा रही है और वो वाई एक्सिस को मीट करती है पॉइंट पी पे, ओके। उसका x 0 है, 0 कामा वाई है भाई वो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो यानी अगर इस नॉर्मल की इक्वेशन होगी आपके पास तो आप उसमें से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पहले डी वाई बाई डी एक्स में x की वैल्यू 4 लगाएंगे, तो क्या आएगा अर्दिल तुम्हारे पास, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा, बिल्कुल।
-1 -2 -3 इक्वेट नहीं करेंगे, x इक्वल्स टू 0 इंसर्ट करेंगे ना उधर, सही है। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, सही है। फिर मैं फर्स्ट क्या करूँगा, फिर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ताकि मुझे पॉइंट P किसी तरह पता चल सके। मुझे पता है कि नॉर्मल कहाँ पे बनी थी, 4, -4 पे बनी थी, सही है। तो y - y1 m -2 है। ओ हाँ, तो इक्वेशन आ गई। इसमें x की वैल्यू क्या लगा दूंगा, 0, y की वैल्यू -6। सबको समझ आया? समझ आया तो अगला वाला खुद से करें, थोड़ी सी जगह कम होगी वैसे। सोचे क्या करना चाहिए। We get the normal to the curve at the point this and the normal to the curve at the point that intersect at the point R. तो दो नॉर्मल्स इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट कराने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए दोनों की इक्वेशंस चाहिए। तो बेसिकली दो नॉर्मल्स की इक्वेशंस निकालनी है आपने, और फिर उनको इंटरसेक्ट भी कराना है। जगह थोड़ी सी कम है तो देख के कीजिएगा।
अच्छा, मेरे ख्याल से शायद इसकी डिफ्रेंशिएशन मुश्किल है ना, तो मैं डिफ्रेंशिएट सही करके दिखा देता हूँ पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये वो वाला रूल है ना, क्या होता था रूल कि अगर पावर n हो तो पहले पावर n नीचे आती है, n माइनस वन होता है मल्टीप्लाइड बाय एफ बार ऑफ एक्स। ये हो जाएगा 4 माइनस सॉरी 3 4 - √x⁴ इंटू 4 की डिफ्रेंसिएशन 0, और ये क्या है, ये x माइनस एक्स पावर हाफ है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस हाफ, हाफ माइनस वन माइनस हाफ बन जाएगी बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि x की वैल्यू लगानी है ना, आप लगाएंगे, कैलकुलेटर को कह दें, कैलकुलेटर कर देगा कैलकुलेट, सही है। तो आपने कहा कि सर इसमें अब x की वैल्यू एक दफ़ा 4 लगानी है ताकि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट 4 आ जाए। तो आगे करें, सॉल्व करके दिखाएं आगे। मैं भी साथ साथ बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो देख लीजिएगा। 4 - 2 2 स्क्वायर 12 12 -3 आ रहा है। सही है ना।
कोई मिस्टेक तो स्पॉट नहीं हो रही? भाई वैसे मैं कैलकुलेटर से भी चेक कर सकता हूँ। ये टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल के वो सही बता देता है ना। और नहीं, कैलकुलेटर बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, लोड हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ ये पता चलेगा। नहीं, कैलकुलेटर नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखो, ये आ गया 4 माइनस रूट ऑफ एक्स, और बाहर क्या लगा हुआ है इसके? क्यूब है ना। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड नहीं लिखोगे, डिफरेंशिएट वो खुद ही करेगा। पहले 4 लिखना था ना, -3, यही आया था मेरा भी -3, और फिर क्या लिखना था, 9 ना, -12। तो मतलब मेरे आंसर सही आ रहे थे। सही है, तो मुझे पता चल गया भाई मेरे आंसर्स जो हैं वो सही आ रहे हैं। तो y = 2x - 18 + 1, 2x - 17। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। क्या आ रहे? वो मेमोरी है ना, कुछ स्टोर कर दिया होगा तो मेमोरी लिखी हुई आ रही है। अब इसके बाद साइमल्टेनियस सॉल्व करना था, तो मैं y की जगह y सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। (6x - 51) x is 14.2 and y is 11.8, 11.4। हाँ सही है, सही है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? ये आ गए आर के कोऑर्डिनेट्स भाई। तो नज़र आया, सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने यहीं पे टेस्ट कर ली है, मैंने अलग से सवाल नहीं बनाया। अब एलाई मैं सेकंड पार्ट में कह भी क्या देता हूँ, अब एरिया भी निकालना है पी क्यू आर का। तो एरिया याद है कैसे निकालते थे? शूलेस वाला मेथड लगाते थे। सही है, मैं दोबारा से एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ जाके फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लेक्चर में देखिएगा। फोर एट नाइन वन 4891, 14.2 and 11.4, and then 48 अगेन। पहला वाला रिपीट होता था। फिर क्या होता था, यूं करके मल्टीप्लाई करते थे और ऐड कर देते थे। तो 4 + 10 2.6, ये बताओ। सही है, और फिर माइनस के साइन लगाते थे और नीचे वालों को 72, 14.2 और 44 और 45.6।
सही है। और ये मॉड्यूलस लगा होता था ताकि वो नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बना दे अगर आ रहा हो नेगेटिव। तो कितना बन रहा है, किसी ने फाइनल एरिया निकाला है? फोर्टी 4 पॉइंट। सही है। तो नज़र आया कि मैं सारी की सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के अंदर पूछ सकता हूँ आपसे, मुझे अलग क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। टू। सही है। कोई सवाल यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक है, आंसर्स भी साथ साथ चेक होते जा रहे हैं। सही है। अब हम इसका एक और ये इसका सवाल है, उसके बाद उसकी बैकग्राउंड में जाके तैयारी। ये होमवर्क में सवाल है तो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, देखने में बहुत खतरनाक लगता है लेकिन इतना खतरनाक है नहीं, इससे ज़्यादा मुश्किल ये वाला है। सही है। ये जून 2010 का सवाल है, हम पढ़ते जाते हैं और साथ साथ करते जाएंगे। आपने मुझे बताना है जब आपको पता चल जाएगा ये डिफरेंशिएशन का सवाल है, तो हम पहले साइड में जाके पहले डिफरेंशिएट सही से कर लेंगे। सही है। द डायग्राम shows part of the curve this which crosses the x axis at a and तो a के कोऑर्डिनेट्स x, 0 लिख दूं and y axis at b तो 0, y। तो नॉर्मल टू द कर्व एट a crosses the y axis at c तो ये भी 0, y है। सही। द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल का वर्ड पढ़ा तो पहले डिफरेंशिएशन सही से करनी है। कैसे करोगे डिफरेंशिएशन सही? पहले पहले तो इसको ऊपर लेकर आ गए, ये पूरा का पूरा आके -1 बना दे। अब मेरे साथ डिफरेंशिएट करो। 0 + 18 हो गया क्योंकि -1 नीचे आया और एक पावर तुमने कम कर दी। फिर मल्टीप्लाई लगाओगे, 2 + 0। सही है। 2x की डिफरेंशिएशन 2 और 3 की डिफरेंशिएशन 0। सही है। डिफरेंशिएशन सही से हो गई। अब हम देखते हैं 6 मार्क्स के लिए हमें करना क्या है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी, हमें पता है कि ये द नॉर्मल टू द कर्व एट ए मीट्स क्रॉसेस द वाई एक्सिस, तो ये एक नॉर्मल है ना। नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है, अब नॉर्मल को खाली देखना बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट नहीं बनी हुई, तो ये आपको अजीब सी लग रही है। मैं बना दूंगा तो सही लगेगी। सही है। आपको वैसे भी पता है कि एक्स की कोई वैल्यू लगाते हैं। एक मिनट, अच्छा मैं एरिया वाला रिपीट कर दूंगा। अब आवाज़ आ रही है? अच्छा ये वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरिया वाला मैं बाद में बता देता हूँ। सही है। वरना फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में तो सही आया होगा। ओके। तुमने पहले -1 को नीचे उतारा है ना भाई? हाँ मैंने लिखा नहीं है, वो लिखना था मुझे। सही है, तुम सही कह रहे हो, 36 होता है मिला के। सही। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में जो है वो हम कह रहे थे कि भाई ए सी जो है वो एक नॉर्मल है, हमने डिफरेंशिएट करके रखा होता क्योंकि हमें नॉर्मल का पता चल गया था कि भाई डिफरेंशिएशन तो करनी है। उसने कहा द नॉर्मल टू द कर्व एट ए क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट सी। सही है। तो ये एक नॉर्मल की लाइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स की क्या वैल्यू लगानी चाहिए। एक्स की वैल्यू तो 0 नहीं है, ए पे क्या है, x, 0 है। एक्स तो पता ही नहीं है, जब तक एक्स पता नहीं चलेगा तब तक मैं ग्रेडियंट भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो एक्स कैसे पता करूं? पहले फंक्शन में वाई को 0 कर दें भाई।
द कर्व क्रॉसेस द y x एक्सिस एट ए, है ना, सही है. टू फाइंड ए use y equals to 0 in the curve. ओके, मैं करा देता हूँ बेटा, भी रुक जाओ. सही है. तो सॉल्व कैसे करूँगा? आसान तरीका सॉल्व करने का ये है कि आप वो वाली टर्म इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गई. बहुत सारे लोग एलसीएम लेते हैं, वो भी कर लें, सेम बात है, करिएगा सही. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सही. एक्स की वैल्यू आ गई 3. सही. अब इस 3 को क्या कर सकता हूँ मैं? dy बाई डी एक्स में लगा सकता हूँ. और जब मैं dy बाई डी एक्स में एक्स की वैल्यू 3 लगाऊंगा, 36 कर दो ना इसको. मेरे ख्याल से 4/9 आ रहा है ना. तो ये किसका ग्रेडियंट है अली? ये अभी टेंजेंट है, लिखें इसके साथ टेंजेंट. एग्जामिनर को बताएं कि सही वर्किंग क्या है भाई, फिर नॉर्मल बताएं. -9/4. अब इक्वेशन बताएं. y माइनस वाई वन, कौन सा पॉइंट यूज करना है? ए वाला ना. m x माइनस एक्स वन. तो 4y माइनस 9x प्लस 27 और 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 27. सही है. तो 6 मार्क्स अब मिले जाके. अब देखिए क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में था. डिफरेंशिएशन तो एक छोटा सा पार्ट है उसका सर. आगे भी अगले 2 मार्क्स भी डिफरेंशिएशन नहीं है. लेंथ तो पूछा हुआ है. लेंथ का फॉर्मूला तो आपने तब सीखा था जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे. सही है. वो रूट y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर होता है. तो देख लेते हैं किसकी लेंथ निकालनी है. बी सी की लेंथ निकालनी है. क्या बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास? भाई एक कर्व में 0 लगा दोगे अभी. सही है. कर्व में 0 लगा दोगे कहाँ? x की जगह. तो बी के तो तुमने निकाल के मुझे बता दिए. आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी -4. तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 6. 2 - 6 बन रहा है ना. 3. हाँ सही है. सो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, 0. सॉरी 0, -4. सी कैसे निकालूं बताओ? भाई हम नॉर्मल की इक्वेशन में 0 लगा दें. क्यों? क्योंकि सी जो है वो नॉर्मल पे है. सी कर्व के ऊपर नहीं है. सी जो है वो नॉर्मल के ऊपर है. तो कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन भी क्वेश्चन में पहले से प्रोवाइडेड है. तो अब देखें इस पार्ट का आंसर जो है वो पहले पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. 6.75 ऐसे ही है. सही है. अब टेक्निकली तो अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 होल स्क्वायर और x2 - x1 होल स्क्वायर तो सही आंसर आएगा. राइट. लेकिन यहाँ पे नोटिस कर लो कि भाई ये तो एक सीधी लाइन है ना, वर्टिकल लाइन. अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट 6.75 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट -4 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10.75 नज़र आ रहा है. 6.75 + 4 करना है मुझे. सही है. तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ या फिर मैं अपना फॉर्मूला लगा लूँ. सही है भाई. यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई. जल्दी से लिखें, फिर एक कहानी सुननी है.
वो हम सुनते हैं और फिर क्लास को जो है वो वहीं पे रोकेंगे। भाई अगला वाला क्वेश्चन होमवर्क में भी है तो होमवर्क में ट्राई कर लेना, नहीं है तो पूछ लेना। ऑल्दो इट्स वेरी इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसका आखिरी पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है और वो भी हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के। सही है, आई एम क्विकली स्क्रोलिंग बैक नाउ। अच्छा, ये एरिया वाला देख लें आप अफजा। आगे सवाल, इसको कहते हैं शूलेस मेथड। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ तो उसमें हम शूलेस मेथड सिखाते हैं। इसमें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ मैंने किया हुआ क्या है। शूलेस मेथड में मैंने पहले सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं और फिर पहले वाले को रिपीट किया हुआ है। जब भी अभी शूलेस मेथड लगाएंगे तो पहला वाला रिपीट करना होता है। तो ये 4 8 9 1 14.2 एंड दिस मैंने रिपीट कर दिया। फिर मैंने पहले इनको यूं करके मल्टीप्लाई किया और इन सबको ऐड कर दिया, फिर माइनस की साइन लगाई है और यूं करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सही है, ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा हाफ बाय रहता है और एरिया दे देता है। ये किसी भी शेप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में। सही है, चले जी जल्दी से कहानी सुनते हैं। अब कहानी शुरू हुई थी डिफरेंशिएशन की कि हम जो है वो क्या निकालना चाह रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो ग्रेडियंट तो आपको ओ लेवल मैथ के अंदर फॉर्मूला सिखाया जाता है कि भाई आप 2 पॉइंट्स लें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कर दें, ऐसा ही है। तो पहले मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आती थी तो मैंने कहा कि मैं जो है वो मुझे इस पॉइंट पे इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा थोड़ा सा दूर ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, मैं 3 9 और 0 0 का ग्रेडियंट निकाल देता हूँ। सही है, तो इस लाइन को बेसिकली अगर आप कर्व पे कोई दो पॉइंट से को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें ना तो उसको भी कॉर्ड कहते हैं, जिस तरह सर्कल को कॉर्ड कहते हैं। सही है, तो मेरा ग्रेडियंट आया 3, आपको सबको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेशन से 3 आ रहा है। सही है, तो किसी ने मुझे कहा कि भाई सही है, मुनासिब लग रहा है कि कर्व भी ऊपर जा रहे हैं, लाइन भी ऊपर जा रही है, लेकिन गैप तो काफ़ी है अभी भी ना, ये सारा एरिया तो गैप है, तो थोड़ा करीब वाला पॉइंट ले लो। मैंने कहा सही है, इस लाइन इसकी इक्वेशन भी पता थी, मैंने x की वैल्यू 1 लगाई, y की भी वैल्यू 1 आई, मैंने कहा चलो इन दोनों पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, तो 4 आ गया। मैं कहा हाँ ये तो ज़्यादा मुनासिब लग रहा है कि भाई जैसे लाइन ऊपर जा रही है वैसे कर्व भी ऊपर जा रहा है, गैप भी कम हो गया। तो किसी ने कहा और कम कर लो भाई फिर गैप, तो और मुनासिब हो जाएगा। मैंने कहा सही है भाई, ग्रेडियंट और मुनासिब हो गया। सही, तो मुझे ख्याल आया कि भाई अब इतना करीब आ गए तो क्या मैं जूम इन करके और करीब नहीं आ सकता, ये और करीब आ गया, जूम इन कर दिया मैंने, है ना। अब मेरे पास 2 से आगे आके कौन सा पॉइंट हो गया, 2.7। सही, इस प्रोसेस को जहां मैं किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता हूं, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है लिमिट्स। लिमिट्स एक्चुअली एक पूरा टॉपिक है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। सिलेबस में 2020 में एक लाइन ऐड हुई थी कि कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स इन डिफरेंशिएशन। सही है, तो ये मैं आपको उसका तरीका, उसका बैकग्राउंड सुना रहा हूँ सिर्फ कि भाई लिमिट्स तो पूरा एक चैप्टर होता है। वो कैलकुलस एक फील्ड होती है मैथ्स की जिसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पहले लिमिट्स पढ़ाई जाती है। अमेरिकन करिकुलम में होता है, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा आपको पहले लिमिट्स। सही है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं है। तो कमिंग बैक, मैंने कहा इस पॉइंट को और करीब ले आओ, तो मैं और करीब लाता गया। सही है, मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट जो था वो इस पॉइंट में था ना, पी में। सही है, पहले मैंने कहा ए पी का ग्रेडियंट निकालते हैं, ए पी का ग्रेडियंट निकाला 5.7 आया, बीपी का निकाला 5.8 आया, सीपी का निकाला 5.9 आया। फिर अब नीचे पढ़ो ये क्या लिखा है, these results are getting closer and closer to the gradient of the tangent. What happens if you take points much closer to 3,9? सही, अभी आप कहाँ तक पहुंचे थे, 2.9 और 8.41 तक, अब और करीब आ जाए, अब ये वाला पॉइंट ले लें, तो अब ग्रेडियंट क्या आ रहा है, या ये वाला पॉइंट ले लें, तो उसने कहा ग्रेडियंट अब क्या आ रहा है, 5.99 और 5.999, ऐसे ही आ रहा है। तो आप कुछ मेरे लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्रेडियंट एक्चुअली क्या वैल्यू होगी। आप कहाँ से शुरू हुए थे, आप 3 से शुरू हुए थे,
5.7, 5.8, 5.9, 5.99, 5.999, 6 तक जा रहा है, सही है, प्रिडिक्ट यही करोगे। तो तुमने तो इलाई वैसे भी डिफरेंशिएशन सीख ली ना, ऊपर इस कर्व की इक्वेशन दी हुई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स तुम निकालते हो तो क्या होता है 2x, इसमें x की वैल्यू क्या लगाओगे 3, सही बात है, ग्रेडियंट 6 ही आना चाहिए, सही। इस प्रोसेस को कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय लिमिट्स। अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया है, मैंने ग्राफिकल प्रूफ दिखाया है तुम्हें, इसका एक एल्जेब्रिक प्रूफ भी होता है। मैं आपको एल्जेब्रा से y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके ये ला के दिखा सकता हूँ, मैं भी आपको लिखा है, मेरे पास 5 मिनट में करके भी दिखाऊंगा आपको, सही है। अच्छा, बिफोर आई शो यू दैट आई वांट टू शो यू दिस क्वेश्चन हियर, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन नाउ ऑन द वो, कोई मेरे लिए जल्दी से कैलकुलेशंस अगर करेगा तो ये बहुत जल्दी से सवाल हो जाएगा, सही है। ये ऐसा ही सवाल है, देखो द पॉइंट्स दिस एंड f1,2 lie on the curve y equals to f of x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इसी तरह का पास पेपर में भी बहुत दफ़ा सवाल आ गया। कौन सी कॉर्ड नज़र आ रही हैं, ए एफ, बी एफ, सी एफ, डी एफ, ई एफ, किस पॉइंट पे एक्चुअली अप्रोच कर रहे हो, एफ के पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हो, जिस तरह पहले पी को अप्रोच कर रहे थे अब एफ को अप्रोच कर रहे हो, सही है। कोई मेरे लिए जल्दी से ग्रेडियंट्स निकाल के बताएगा, नॉर्मल ग्रेडियंट्स निकालने हमने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के, पहले सी एफ निकालो, एक बंदा सी एफ निकाल ले, एक डी एफ निकाल ले और एक ई एफ निकाल ले, तो जल्दी से वैल्यूज बता दो। 2.8, ये मेरे ख्याल से 2.95 है, टू 2.99, वो सही है ना, बीच वाली सही है। तो ये मैंने पूरा टेबल बना दिया। अब फर्स्ट तुम बताओ कि कौन से नंबर को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है ग्रेडियंट, पहले ग्रेडियंट 2, 2.5, 2.8, 2.95, 2.99 हो गया, तो तुम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, 3, सही है। अब नीचे देखो क्या पूछता है, यूज द वैल्यूज इन द टेबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स व्हेन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 कौन सा पॉइंट है लाई, देखो f का, तो तुम यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि f को अप्रोच करते करते ग्रेडियंट क्या हो गया है, 3 हो गया है, सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, लिमिट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि देखो अर्दिल, अगर मैं इस पॉइंट को और करीब लाता जाऊं, सही है, इस पॉइंट को और करीब लाता जाऊं तो एक मोमेंट आएगा जहां ये गैप जो है, ये जो तुम्हें गैप नजर आ रहा है, अभी तो जूम इन करने की वजह से नजर आ रहा है ना, ये गैप खत्म हो जाएगा और लाइन एक्चुअली क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, इसलिए dy बाई डी एक्स को ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट भी कहते हैं भाई, ये लॉजिक है उसके पीछे। और उसको लिमिट्स में हम क्या कहते हैं, लिमिट्स में ये मैं तुम्हें लिमिट्स की अभी एक नोटेशन दिखाऊंगा, ये देखो, उसने कहा लिमिट h टू 0, इसका मतलब क्या है, h क्या चीज है, ये यहाँ पे नोटिस करें, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट क्या है, ये है 3 प्लस h, यानी h एक छोटा सा डिस्टेंस है आगे, सही। P से Q तक जाने के लिए आपने क्या किया है, आप h का स्टेप चल के आगे चले गए और उसके हिसाब से आपने y की वैल्यू निकाल ली है भाई, सही है। अब अगर ये स्टेप इतना छोटा हो जाए कि इसका डिस्टेंस मैटर ही ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिमिट h टू 0, ये h अप्रोचेस 0, ये लिमिट की नोटेशन होती है, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आई, इसे समझने के लिए, सही है, इसकी नोटेशन होती है, कह रहा है लिमिट एज h अप्रोचेस 0, सही है। अब मैं तुम्हें इससे 2x जो है ना वो तुम्हारा डिराइव करके दिखाता हूँ, सही है। मेरा फंक्शन सबको समझ आता है कि मेरा फंक्शन जो है वो x स्क्वायर है, सही है, और मैं कितना दूर चला गया हूँ, मैं x प्लस एच दूर चला गया हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगी, सबको सभी एग्री करते हैं, सही है। अब मैंने कहा कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस एच माइनस एक्स,
ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं होल स्क्वायर के उससे, और नीचे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, एच बच रहा है। सही है, एच दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे के पास बच जाएगा 2x प्लस एच। अब डिफरेंशिएशन के लिए क्या ज़रूरी था, ये जो h का डिस्टेंस है ये 0 को अप्रोच करे, इतना छोटा डिस्टेंस बना दो कि h जो है वो स्टेप छोटा सा हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट h टू 0 कहूँ, यानी मैं कहूँ आपसे कि आप h की वैल्यू 0 लगा दें, तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। देखिए मैंने ग्रेडियंट के फॉर्मूला से आपको dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाया। सही है, ये इसका एल्जेब्रिक प्रूफ है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही, करा के इसलिए दिखाया, ये देखो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इसका नाम। सही है, कुछ बच्चों को ये इंटरेस्ट होता है कि हम जो है ना मैथ अच्छी आती है, हम आगे ज़िंदगी में जो है ना मैथ्स पढ़ेंगे, आगे ज़िंदगी में जितनी भी मैथ आएगी ना उसमें नंबर नहीं होते। सही है, मैंने लम्स में 3 कोर्सेज पढ़े थे, हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता था किसी भी एग्ज़ाम में, ओके, क्योंकि नंबर्स होते ही नहीं थे, सब वेरिएबल ही वेरिएबल होते थे। सही है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लगा, कोई आपको मैथ पढ़नी चाहिए आगे एज अ मेजर। सही है, प्रूफ करना चीज़ों को, ओके, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एन इंटरेस्ट इन दिस। कुछ लोगों को होता है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ मुझे, तो ये अलजेब्रा से मैंने आपको प्रूफ ज़रूर करके दिखाया। एंड ऑल्दो आप लोगों को इतनी डिटेल में नहीं समझ आया होगा, बट यू कैन सी कि मैंने एक लॉजिकल वर्किंग की है। मैंने ग्रेडियंट से स्टार्ट किया और मैंने आपको एंड में एच को 0 रख के दिखाया, तो जो है वो 2x बन गया। जो मुझे पता था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, तो dy बाई डी एक्स होता है वो 2x ही बनता है। सही है, अब इस तरह रही तुम चाहो तो ये जो सारे मैंने अभी डिफरेंशिएशन की ना, अगर मैं सबको इसी तरह करूँ ना तो सबके डिफरेंशिएशन वैलिड आएगी, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे जो तुमने रूल से याद किया अभी। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। हम सैटरडे की क्लास में डिफरेंशिएशन पार्ट 2 करेंगे। आपका एग्ज़ाम भी है। सही, एग्ज़ाम को मैं कोशिश करूँगा कि वो 1 घंटे का हो और वो राइट आफ्टर योर क्लास होगा। सही है, कोई सवाल? वरना हम यहाँ पे रोकेंगे आज। सही है। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.